हेलो साथियों, आज अपन एक साइंस के अच्छे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है श्वसन तंत्र। ठीक है ना। तो श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो अपन इसके अंदर कौन कौन सी जो प्रमुख बातें हैं इनका स्टडीज करेंगे। तो चलिए, जो ये श्वसन तंत्र है इसमें ऐसे ऑर्गन जो श्वसन की क्रिया करवाने में काम आते हैं, उन सभी अंगों के समूह को श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो देखना, ये श्वसन तंत्र होता है। अब देखना, ये श्वसन की प्रक्रिया है, ये कम से कम 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार होती है। 12 से 16 बार श्वसन होता है, वो प्रति मिनट होता है। कितना होता है? 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार होता है। इसका जो मापन किया जाता है हमारे फेफड़ों के अंदर, कम से कम 500 ml, कितना 500 ml जो है इसका आयतन है, वो अपन अंतःश्वसित या बहिःश्वसित करते हैं एक बार में। ठीक है ना। अब देखना, इसका जो आयतन है, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है? वो स्पाइरोमीटर से किया जाता है। तो साथियों, इसका जो है स्पाइरोमीटर से इसका जो मापन किया जाता है। ठीक है ना। स्पाइरोमीटर से इसका आयतन मापा जाता है। अब अपन श्वसन की बात करते हैं। श्वसन होता क्या है, श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है ना। तो श्वसन की प्रक्रिया ही होती है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान हमारे फेफड़ों के मध्य और वायुमंडल के मध्य करना, यह श्वसन होता है। सामान्यतः आप लोग भी जानते हैं, हम सभी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। जीवन जीने के लिए हमारे को श्वसन करना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है ना। तो देखना, अब है श्वसन की क्रिया करते हैं ना, तो श्वसन में कौन कौन से पद होते हैं? अब किसकी बात करते हैं? श्वसन के पद। किसके पद? श्वसन के पद। अब जो श्वसन के पद हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो जो श्वसन के पद है इसमें सबसे पहले एक पद आता है, उसका नाम है संवातन। क्या होता है? संवातन। अब संवातन क्या होता है? संवातन होता है, इसका मतलब गैसों को या तो अंदर लेना या गैसों को बाहर निकालना। ये 2 प्रकार से इसको, एक तो होता है अंतःश्वसन, एक तो क्या होता है? अंतःश्वसन, और दूसरा होता है बहिःश्वसन। दूसरा क्या होता है? बहिःश्वसन। ठीक है ना। तो इस दोनों की इसमें स्टडीज करेंगे, श्वसन के पद के अंदर। और दूसरा जो श्वसन का पद है इसमें है गैसों का आदान प्रदान। क्या है? गैसों का आदान प्रदान। अब देखो, गैसें हैं वो कुपिका है, कुपिका और हमारे रुधिर के मध्य गैसों का क्या होगा? आदान प्रदान। तो दूसरा पद है गैसों का आदान प्रदान। गैसों का क्या? गैसों का आदान प्रदान। ठीक है ना। अब गैसों का आदान प्रदान है, वो गैसों का आदान प्रदान कोशिकाओं किसके मध्य? कोशिकाओं व रुधिर के मध्य। व किसके मध्य? रुधिर के मध्य, इनके मध्य देखा जाएगा। ठीक है ना। रुधिर के मध्य, इन्हीं के मध्य होगा। और जो तीसरा पद है, और इस तीसरे पद का नाम है, अब जो गैसों का आदान प्रदान तो हो गया, अपन ने रुधिर के साथ तो इसको मिला लिया, अब इसको ले जाने के लिए भी काम करेंगे ना। तो अब गैसों का स्थानांतरण। किसका? गैसों का स्थानांतरण। अब है गैसों का स्थानांतरण। गैसों का स्थानांतरण। अब जो गैसों का ट्रांसपोर्ट अपन कर लिया है, अब गैस स्थानांतरित हो गई है। अब गैस है वो यहाँ रुधिर से ऊतकों में पहुंच चुकी है। अब है क्या होगा? अब जो है, अब क्या होगा? अब होगा कोशिकीय श्वसन। क्या होगा? जो होगा कोशिकीय श्वसन। अब होगा कोशिकीय श्वसन, ये प्रक्रिया होगी। अब कोशिकीय श्वसन होगा, इससे अपने को एनर्जी मिलेगी। ये प्रक्रिया होती है, यह है श्वसन के पद। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं सबसे पहले संवातन के बारे में, जिसको ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अपन अंतःश्वसन के बारे में शुरुआत करते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना। अब देखना, अब अपन बात करते हैं, अब बात करते हैं कि जो ये वायु होती है, वायु के अंदर जो यहाँ पर है ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इसका प्रेशर कम है, तो इसका यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी हमारे फेफड़ों, किसमें जाएगी?
फेफड़ों में, और जहां पर ये फेफड़ों में जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, ये अंतः श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतः श्वसन। क्योंकि आपको पता है कि संवाहन की प्रक्रिया के अंदर अपन ने देखा अंतः श्वसन, और ये वायु के अंदर जो O2 है, ये O2 कहां जाएगी, ये O2 जाएगी फेफड़ों के अंदर। अब देखना फेफड़ों से वापस आगे कहां जाएगी, फेफड़ों से आगे जाएगी रुधिर के अंदर। किसके अंदर जाएगी, रुधिर के अंदर। तो जब फेफड़ों से रुधिर के अंदर जाएगी तो यहां पर होगा गैसों का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान, भाई गैसों का आदान प्रदान तो होगा, गैसों का आदान प्रदान। यहां पर गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। गैसें आपस में फेफड़ों से रुधिर में जाएगी, फेफड़ों के क्षेत्र कोशिकाओं से कहां जाएगी, रुधिर में जाएगी। अब रुधिर से जो है, अब रुधिर से कहां जाएगी, तो रुधिर से जाएगी कहां, ऊतकों में। कहां जाएगी, ऊतकों में। अब जब रुधिर से ऊतकों में जाएगी तो यहां होगा गैसों का स्थानांतरण। क्या होगा, गैसों का स्थानांतरण। भाई रुधिर है, रुधिर से ये कहां जाएगी, ऊतकों में जाएगी, तो ये होगा यहां पर गैसों का स्थानांतरण। तो यहां पर जैसे ही प्रेशर इसका हाई था तो यहां आते आते बहुत प्रेशर यहां पर इसका है, ऑक्सीजन का लो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोशिकीय श्वसन होगा, तो कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की खपत होगी, तो यहां पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये प्रक्रिया होती है। अब देखना, अब अपन ऊतकों में बात करते हैं तो ऊतकों के अंदर कोशिकीय श्वसन होगा, तो श्वसन होने की वजह से यहां पर क्या होगा, CO2 है, वो CO2 का प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। अब CO2 का प्रेशर जब ज्यादा है तो CO2 है वो ऊतकों से कहां जाएगी, ऊतकों से जाएगी रुधिर में। ऊतकों से कहां जाएगी, ऊतकों से रुधिर में जाएगी। भाई रुधिर कोई कहेगी वो तक कि आप ले जाओ, हमारे पास तो और कोई संसाधन नहीं, आप ले जाइएगा। तो देखो इसमें होगा गैसों का क्या होगा, यहां पर ये भी होगा गैसों का स्थानांतरण। गैसों का क्या होगा, स्थानांतरण। अब गैसों का यहां पर स्थानांतरण हो गया, अब रुधिर के अंदर आ गया। अब रुधिर से कहां जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी फेफड़ों में। कहां जाएगी, फेफड़ों के अंदर जाएगी, और फेफड़ों में जाएगी इसका मतलब क्या होगा, अब रुधिर से जब फेफड़ों के अंदर जाएगी तो क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान। गैसों का यहां होगा आदान प्रदान। अब जो फेफड़ों के अंदर चली गई है तो आगे कहां जाएगी, आगे जाएगी वायु के अंदर, बाहर वायुमंडल के अंदर। तो वायुमंडल के अंदर जाएगी तो यहां पर जो है प्रेशर ऑफ CO2 वो कम हो जाएगा। प्रेशर ऑफ CO2 यहां पर कम होगा, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, यहां पर कम होगा, और यहां पर प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये होगा बहिःश्वसन। बाहर निकलेगी ना तो ये होगा बहिःश्वसन। इस प्रकार से ये जो है ये एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अपन श्वसन को ग्रहण करते हैं, और बाद में श्वसन की क्रिया करने के बाद वहां पर कोशिकीय श्वसन होने के बाद वहां पर CO2 बनती है, उसको आउट किया जाता है। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। अब अपन देखते हैं कि श्वसन है, अपने जो अंदर अपना ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को आउट करते हैं। हमेशा देखना गैस होती है ना, गैस, उस गैस का एक नियम होता है कि गैस है वो विसरण दर्शाती है। क्या दर्शाती है, विसरण दर्शाती है। विसरण मतलब अधिक दाब से, किस दाब से, जो होता है उसका अधिक दाब, उस अधिक दाब से हमेशा कम दाब की ओर, अधिक दाब से कम दाब की ओर वो क्या करती है, गमन करती है। क्या करती है, गैस का ये नियम होता है कि वो अधिक दाब से कम दाब की ओर गमन करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, अब आपको पता है कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है। चलिए साथियों, बहुत अच्छी टॉपिक की बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब के बारे में मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में मैं गैसों का जो स्थानांतरण है वो किस तरीके से होगा और कैसे होगा इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं, ठीक है ना। तो जुड़े रहेगा मेरे साथियों आप लोग सभी। अब देखना, अब आपको पता है कि जो ये 760 मिलीमीटर जो मरकरी है, जो पारा है, ये होता है वायुमंडलीय दाब। ये होता है यहाँ इतना जो है एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर होता है ना। अब देखना, अब वायुमंडलीय जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ पर जो वायुमंडलीय परतें होती है उसको जो इकाई क्षेत्रफल के ऊपर जो वायुमंडलीय परतों के द्वारा जो वायु का प्रेशर लगाया जाता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और ये इतना लगता है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हमारे वायुमंडल के संगठन के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 21% है। कितना है, 21%। और जो CO2 का प्रेशर है वो CO2 का प्रेशर है 0.03%, ठीक है ना। तो अब देखना,
अब यदि ये बाहर वायुमंडल के अंदर, ये किसके अंदर है, वायुमंडल के अंदर, ये वायुमंडल के अंदर इतना यदि प्रेशर है वायु का, इसमें बहुत सारी गैसों का संघटन है, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही है, एक O2 एक CO2, इतना तो है नहीं। ये O2 का तो कितना है 21 है, CO2 का जो 0.03% है। अब देखना, अब अपन इसके लिए परसेंटेज निकालते कि कितना होगा। अब है इसका तो है ये 760 जो है, ये तो है वायुमंडलीय प्रेशर, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद अपने को क्या है, ऑक्सीजन को इन करना, तो इसका ऑक्सीजन में जो वायुमंडल के अंदर कितना प्रेशर होगा, इसका अपन इसका परसेंटेज निकालते, तो इसका 21% कितना होगा। अब इसका 21% कितना होता है, इसका 21% आप निकाल लो, इसका होता है ये 159 मिलीमीटर Hg, ये इतना होता है, ठीक है ना। ये वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का है, किसका है, ये वायुमंडल के अंदर, ये वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है, किसका प्रेशर है, ऑक्सीजन का दाब है, ठीक है ना साथियों। आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं अंदर फेफड़ों के अंदर ले जाऊंगा, बाद में कोशिकाओं में पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जो है 159, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन का क्या है, जो प्रेशर है। अब देखना CO2 का प्रेशर कितना है, CO2 का प्रेशर तो यहां पर आपको पता है कि वायुमंडलीय दाब तो इतना है, इसका अपन 0.03% निकाल लेते हैं, तो 0.03% अपन निकालेंगे तो यहां आएगा समथिंग 0.03, यहां पर इतना आएगा, ठीक है ना। यहां पर कितना आएगा 0.03, जो है 0.03 था ना, तो 0.003, इसका मतलब 0.3 अपने पास क्या आएगा, ये CO2 का कितना, CO2 का प्रेशर, CO2 का जो है दाब आएगा वायुमंडल के अंदर। 0.03 था, इसका 0.3 जो है अब दाब आएगा वायुमंडल के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि जो हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसेज है वो बाहर वायुमंडल से अपने शरीर के अंदर, अपने नासा से होती हुई फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों से अपने जो है रुधिर के अंदर, और रुधिर से अपने वो कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। तो वहां पर कैसे कितना प्रेशर रहता है अपन बात करते हैं। अब चलिए अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो वायुमंडल है किसके अंदर है, वायुमंडल के अंदर, ठीक है ना। बाद में आएंगे वायुमंडल के बाद किस में, फेफड़ों में, किस में आएगा, फेफड़ों में आएगा। और फेफड़ों के बाद जो है रुधिर, किस में, रुधिर में। और रुधिर के अंदर अपन बात करें तो रुधिर एक तो होता है शुद्ध, एक तो होता है कैसा, शुद्ध, और एक होता है अशुद्ध रुधिर, एक होता है अशुद्ध रुधिर, ठीक है ना। और इसके बाद बात करते हैं अपन किसमें, ऊतक में, किसमें, ऊतक में। अब देखना अलग अलग अपन भागों में इसको बांटते हुए चलते हैं और अपन बात करते हैं। अब देखना वायुमंडल के अंदर, किसके अंदर, वायुमंडल के अंदर। अब पहली तो बात कर देते हैं अपन ऑक्सीजन की, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, जो प्रेशर है वो ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, ऑक्सीजन का प्रेशर है वो यहां पर तो आपको पता है ये होगा 159। ये सभी का सभी किस में है, ये सभी का सभी ऑल आर किस में है, मिलीमीटर Hg में है पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब है 159 मिलीमीटर मरकरी। अब इसके बाद जो फेफड़ों में आएगा तो फेफड़ों में इसका कितना होगा, फेफड़ों में होगा इसका 105, कितना होगा 105। इसके बाद अपन शुद्ध रुधिर में बात करें, किस में बात करें, शुद्ध रुधिर में बात करें तो शुद्ध रुधिर में इसका होगा कितना, इसका होगा 95, कितना होगा 95 होगा। बाद में यहां पर बात करें तो यहां पर होगा इसका कितना, यहां पर अशुद्ध रुधिर में 40 होगा और यहां पर जो है ऊतक में भी कितना होगा 40 होगा, ठीक है ना। और अब CO2 की बात करें, प्रेशर ऑफ CO2, किसका, प्रेशर ऑफ CO2। तो प्रेशर ऑफ CO2 है तो यहां पर तो आपको पता वायुमंडल के अंदर तो होता है 0.3, कितना होता है 0.3, और यहां पर आगे बढ़ता जाता है क्योंकि आपको पता है कोशिकीय श्वसन के द्वारा आगे जो है CO2 की मात्रा बढ़ती है, इसका मतलब प्रेशर भी बढ़ता है। तो यहां पर फेफड़ों के अंदर 40 होगा, यहां पर शुद्ध रुधिर में 40 होगा, यहां पर अशुद्ध रुधिर में 45 होगा, और यहां पर जो ऊतक के क्षेत्र में है यहां पर 45 होगा।
ये प्रक्रियाएं होती है जो होती है हमारी जो गैसों का आदान प्रदान है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर और लो प्रेशर से जो हाई प्रेशर है इससे लो प्रेशर की ओर कैसे कम करती है। अब देखना वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का इतना है, बाद में फेफड़ों में इतना होगा, शुद्ध रुधिर में इतना, अशुद्ध में इतना, उतक क्षेत्र में इतना, ठीक है ना। और आपको पता है कि यहाँ पर कोशिकीय श्वसन के द्वारा CO2 अधिक बनेगी इसलिए 45 होगा, यहाँ पर 45 होगा शुद्ध में, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं होगा। शुद्ध में आएगी तो यहाँ इतना हो जाएगा और फिर अपन फेफड़ों में बात करते हैं तो 40, फिर बाहर आएंगे तो बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर है वो प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि कोशिकीय श्वसन के द्वारा ATP के निर्माण के साथ CO2 बन जाता है, ठीक है ना। ये प्रक्रियाएं होती है। अब अपन बात करते हैं संवातन के बारे में, जो अपन बात कर रहे थे अपन किसके बारे में, जो अंतः श्वसन के बारे में। किस में बात कर रहे थे, अंतः श्वसन के बारे में। अब जो संवातन की प्रक्रिया है ना, ये संवातन की क्रिया कराने के लिए दो प्रमुख रूप से पेशियां उत्तरदायी होती हैं। दो प्रमुख रूप से पेशियां कौन कौन सी उत्तरदायी होती है। ऐसा तो है नहीं कि ये फेफड़े हैं जो ही ऐसे बड़े होते हैं और छोटे होते हैं और इन्हीं से काम चलता है, इन्हीं से तो कोई होता नहीं है। ये वक्सी आयतन जो है उसको बढ़ाने का उसको घटाने का काम ये दो प्रकार की पेशियां करती है। तो संवातन के लिए किसके लिए जरूरी है, अब पहला पद अपन ने पढ़ा संवातन। तो संवातन के लिए आवश्यक दो प्रकार की पेशियां होती है। संवातन को कराने के लिए कितने प्रकार की पेशियां आवश्यक होती है, इसको कराने के लिए दो प्रकार की पेशियां आवश्यक होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की पेशियां, दो प्रकार की पेशियां आवश्यक होती है। अब प्यारे साथियों, दो प्रकार की कौन कौन सी पेशियां आवश्यक होती है। अब दो प्रकार की पेशियां आवश्यक कौन कौन सी होती है। पहली तो पेशी होती है जिसका नाम होता है क्या, एक का नाम होता है डायफ्राम। आपने नाम सुना होगा डायफ्राम, जिसी के द्वारा उदरीय और वक्षीय जो है गुहा का निर्माण होता है, ठीक है ना। और इसका जो है वो 75% योगदान होता है, 75% योगदान डायफ्राम का होता है। और एक होती है क्या, एक होती है ICM इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना। क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल्स। जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है ये भी इसमें काम करती है और ये करती है 25%। कितनी करती है, 25%। और साथियों ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है जो एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। इसमें भी क्या होती है, एक्सटर्नल मतलब बही अंतरपरशु की पेशियां, एक होती है अंतरपरशु की पेशियां, ठीक है ना। एक तो होती है EICM मतलब एक्सटर्नल, क्या होती है, एक्सटर्नल, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है IICM मतलब इंटरनल, क्या होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है ना, ये होती है। इसको कहते हैं अंतरपरशु की पेशी, इसको कहते हैं बही अंतरपरशु की पेशियां। तो ये प्रमुख रूप से इसमें काम आती है डायफ्राम के साथ। किसके साथ, डायफ्राम के साथ जो है बही अंतरपरशु की पेशियां काम आती है, जो वक्षीय आयतन को बढ़ाती है और घटाती है, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि देखना, जैसे आपको पता है कि आपने को वायुमंडल से, किससे, वायुमंडल है, इस वायुमंडल से अपने को है वो O2 है। कौन सा, O2 को इन भेजना है फेफड़ों के अंदर। किसके अंदर भेजना है, फेफड़ों के अंदर। तो जब O2 को फेफड़ों के अंदर भेजना है तो O2 फेफड़ों में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डायफ्राम है, वो डायफ्राम है वो संकुचित होगा और अंतरपरशु की पेशियां है, जो अंतरपरशु की पेशियां हैं उनमें भी क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन होगा इसका मतलब दबाव देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। तो प्रेशर देना पड़ेगा इसका मतलब क्या होगा, अपने को थोड़ा इनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब इनको विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इनमें संकुचन की क्रिया करनी पड़ेगी, तो मतलब इसमें नेगेटिव कैसा लगेगा, नेगेटिव दाब लगेगा। कैसा लगेगा, नेगेटिव दाब लगेगा, ठीक है ना। ये अंतः श्वसन की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अंतः श्वसन। अंतः श्वसन मतलब
अपने को O2 है वो कहाँ से, अपने को O2 है वो वायुमंडल से फेफड़ों में ले जानी है। वायुमंडल से कहाँ ले जानी है, फेफड़ों में ले जानी है। तो ये प्रक्रिया ये होती है। अब दूसरी प्रक्रिया होती है बहिःश्वसन की। बहिःश्वसन में क्या होता है, आपको पता है कि फेफड़ा है, इस फेफड़े के अंदर CO2 है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर है O2 का प्रेशर यहाँ तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका जो प्रेशर है वो यहाँ पर बहुत कम है। इसलिए तो यहाँ पर इसका फेफड़ों के अंदर जो फुफ्फुस है, इस फुफ्फुस के अंदर है वो इसका प्रेशर ज़्यादा है, और इसको प्रेशर को अब देखना, इसको आउट करना है वायुमंडल के अंदर। किसके अंदर, वायुमंडल के अंदर। तो इसको वायुमंडल के अंदर अपने को आउट करना है। तो वायुमंडल में आउट करने के लिए अपने को कोई प्रकार के अंदर प्रशुक पेशी और डायफ्राम के अंदर संकुचन की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। इसको आराम से अनुशीतलन हो जाएगा और ये बाहर आराम से CO2 आ जाएगी। ठीक है ना, इसमें कोई दबाव की आवश्यकता, कोई अपने को इसके विरुद्ध कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉजिटिव कैसा लगेगा, यहाँ पर पॉजिटिव दाब लगेगा। कैसा दाब लगेगा, जो पॉजिटिव दाब लगेगा। इस प्रकार से अपन बात की। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे बात करते हैं कि समातन की प्रक्रिया के अंदर जो 75% जो डायफ्राम का काम होता है, जो 25% है वो बाह्य अंतरप्रशु की पेशियां काम करती है। वो किस प्रकार से काम करती है, अब इसके बारे में देखते हैं। अब देखना कि अपन ने बात की थी कि समातन के अंदर, ब्रीथिंग के अंदर अपन ने पहला पद पढ़ा था अंतःश्वसन। अब अंतःश्वसन किस प्रक्रिया से होता है, अंतःश्वसन मतलब गैसों को अंदर लेना। इसका मतलब O2 है वो वायु से कहाँ जाएगी, वायु से कोशिका के अंदर लेनी है। कहाँ तक लेनी है, कोशिका में लेनी है। ये होगा अंतःश्वसन। ठीक है ना, वायु से कोशिकाओं के अंदर लेनी है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि वायु है O2 को वायु से अपने को कोशिका तक लेनी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर तो नेगेटिव दाब लगेगा, अपने को डायफ्राम और अंतरप्रशु की पेशियों के अंदर संकुचन करना होगा। इसी प्रकार होगा। अब देखना, ये है एक वक्षीय आयतन। क्या है, ये एक वक्षीय आयतन है। ठीक है, अब वक्षीय आयतन ये है और ये है डायफ्राम। ये क्या है, ये है डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम, जो एब्डोमिनल कैविटी और हमारा जो फुफ्फुसीय जो पल्मोनरी कैविटी है इसमें बांटता है। अब देखना, ये है डायफ्राम, ये तो है अपना क्या, डायफ्राम। और यहाँ पर होती है, ये होती है पसलियाँ, और इस पसलियों के मध्य होती है यहाँ पर पेशियाँ। यहाँ पर क्या होती है, पेशियाँ। ठीक है ना, ये यहाँ पर होती है ये पेशियाँ। ठीक है ना, इसको ही अपन कहते हैं EICM, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बाह्य अंतरप्रशु की पेशियाँ। अब क्या होगा, जैसे ही इन दोनों के अंदर, आपको पता है कि इसका 25% योगदान है और इसका 75% योगदान है। और जब इन दोनों में संकुचन होगा, इन दोनों में क्या होगा, संकुचन होगा, तो आपको पता है ये तो जो डोम आकार का है, किस आकार का है, जो डोम आकार का है, इस डोम आकार से किस में हो जाएगा, चपटा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, चपटा बन जाएगा। इसका मतलब चपटा बनेगा, इसका मतलब नीचे आएगा, इसका मतलब ये बढ़ेगा। ठीक है ना, ये अग्र और पश्च भाग में इसको बढ़ा देगा। अब देखना, अब जो EICM है, इस EICM जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, इनमें भी यदि संकुचन की प्रक्रिया होगी तो यह भी जो है पेशियां ऊपर की ओर खिसकेगी और ये अधरीय और पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल, वक्षीय जो आयतन है, उसको बढ़ा देगी। उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो अंतःश्वसन करने के लिए अपने को पता है कि नेगेटिव दाब लगेगा। क्या लगेगा, इसमें आपको पता है कि नेगेटिव दाब लगेगा। क्या लगेगा, नेगेटिव दाब लगेगा। तो नेगेटिव दाब लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, पहले पद के अंदर अपन कह सकते हैं कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम तो होगा क्या, ये संकुचित होगा। ठीक है ना, डायफ्राम संकुचित होगा। क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, संकुचित। वह जो EICM है, इनमें भी क्या होगा, EICM में भी संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन होगा। इनमें क्या होगा,
जब इनमें क्या होगा, संकुचन होगा। तो संकुचन होगा तो संकुचन हो जाएगा, आपको भी पता है इनमें जो संकुचन होगा तो इसका वक्शीय आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इनका वक्शीय आयतन बढ़ जाएगा तो वक्शीय आयतन बढ़ने से अंदर के गैसों का जो दबाव है वो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि देखना जब वक्शीय आयतन है, वक्शीय आयतन बढ़ जाएगा, वक्शीय आयतन बढ़ जाएगा। तो वक्शीय आयतन बढ़ने से क्या होगा, जो फुफ्फुसीय दाब है, कौन सा दाब है, जो फुफ्फुसीय दाब है, इस फुफ्फुसीय दाब के अंदर कमी आ जाएगी। किसके अंदर कमी आ जाएगी, फुफ्फुसीय दाब के अंदर कमी आ जाएगी। और जब फुफ्फुसीय दाब के अंदर कमी आ जाएगी तो जो वायुमंडलीय दाब है उससे ये दाब कम हो जाएगा, तो इसमें कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसमें कमी हो जाएगी तो वायुमंडलीय दाब से ये कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से ये क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से ये कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब हाई हो जाएगा इसके बदले। तो ऐसे होगा तो फिर आपको भी पता है दाब तो हमेशा उच्च से निम्न की ओर गमन करता है। तो अब जो वायु है, अब वायु के अंदर जो O2 है वो O2 का गमन किस ओर होगा, इस कूपिका क्षेत्र की ओर होगा, फेफड़ों की ओर होगा। किस ओर होगा, फेफड़ों की ओर होगा। इस प्रक्रिया के द्वारा है वो अंतःश्वसन होगा है, इसका मतलब वक्शीय आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब वक्शीय आयतन में वृद्धि हो गई तो फुफ्फुसीय दाब में कमी हो जाएगी, फुफ्फुसीय दाब में जब कमी हो जाएगी तो वायुमंडलीय दाब इसके बदले बहुत उच्च हो जाएगा, और जो वायु है उसमें ऑक्सीजन है वो वायुमंडल से अपने कूपिका क्षेत्र जो फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से अंतःश्वसन की क्रिया होती है। अंतःश्वसन के बाद अपन समझते हैं बहिःश्वसन को। किसको समझते हैं, बहिःश्वसन को। बहिःश्वसन इसका उल्टा होगा। बहिःश्वसन कैसे होगा, बहिःश्वसन में अंतरपशु की पेशियां और डायफ्राम में क्या होगा, अनुशीतलन होगा। और जब अनुशीतलन होगा तो आपको पता है कि जो डोम के आकार का वापस बन जाएगा, और जब डोम के आकार का जब वापस बन जाएगा डायफ्राम, तो फिर जो वक्शीय आयतन है इसमें तो कमी हो जाएगी। इसमें जब कमी हो जाएगी तो आराम से वापस है वो CO2 बाहर चली जाएगी। और जो दूसरा इसमें पद है, दूसरे पद की अपन बात की थी बहिःश्वसन की। किसकी की थी, बहिःश्वसन की। बहिःश्वसन मतलब क्या होता है, बहिःश्वसन मतलब जो हमारे फेफड़ों के अंदर, किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर है। फेफड़ों में एल्वेलाई होती है नहीं होती है, जो है एल्वेलाई होती है। एल्वेलाई जो हमारे फेफड़ों का क्षेत्रफल बढ़ा देती है, वहीं से ज्यादातर गैसों का आदान प्रदान होता है। वो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखना फेफड़ों में कूपिका क्षेत्र होता है, वहां से जो CO2 का प्रेशर उच्च है, उस CO2 उच्च प्रेशर से उसको जो है उसको अपने को कहाँ लाना है, उसको अपने को वायु के अंदर लाना है। किसके अंदर लाना है, वायु के अंदर लाना है, ठीक है ना, इसके अंदर लाना है। अब देखना वायु के अंदर CO2 को यहां तक लाना है, तो ये हो गया बहिःश्वसन। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को ये करना पड़ेगा। अब देखना जो ये है अपना क्या, ये है एक वक्शीय आयतन। ये वक्शीय आयतन है, वक्शीय आयतन है, इसका मतलब यहां पर है डायफ्राम और यहां पर है अंतरपशु की पेशियां, ठीक है। और यहाँ पर ये पसलियों के मध्य ये अंतरपशु की पेशियां हो गई, अपन ने बहुत देख ली थी। ये अंतरपशु की पेशियां और ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम में क्या हो जाएगा, अनुशीतलन। क्या हो जाएगा, अनुशीतलन। जब अनुशीतलन हो जाएगा, अनुशीतलन मतलब वापिस डोम का आकार का बन जाएगा, डोम का आकार का ऐसा गोल बन जाएगा। और इसमें भी क्या होगा, अनुशीतलन। अनुशीतलन होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये भी वापस आराम से, इनमें भी संकुचन की क्रिया नहीं होगी, ये भी आराम से रिलैक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये सभी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, वापस डोम का आकार का वापस अपने ऊपर ये दबाव डाल देगी और वक्शीय आयतन को क्या कर देगी, कम कर देगी। जब इस वक्शीय आयतन कम हो जाएगा, भाई ऐसा होगा तो वक्शीय आयतन तो कम हो रहा है क्योंकि ऊपर उठेगा, तो ये अग्र और पश्च ये अग्र और पश्च भाग के आकार को कम कर देगा और ये पृष्ठीय और आधारीय भाग को कम कर देगा, तो वक्शीय आयतन में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वक्शीय आयतन में कमी हो जाएगी। इसका मतलब वक्शीय आयतन में कमी हो जाएगी तो फुफ्फुसीय दाब बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, अब अपने को बाहर करनी है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फुफ्फुसीय दाब को हाई करना पड़ेगा। फुफ्फुसीय दाब को हाई करेंगे तभी तो हाई दाब से कम दाब की ओर गैसें गमन करती है ना, इसलिए फुफ्फुसीय दाब को हाई करना पड़ेगा। अपन ने हाई ऐसे कर लिया, इसको ऐसे रिलैक्स करके इसको जो फुफ्फुसीय दाब है उसको अपने हाई कर लिया।
अब फुफ्फुसी दाब को हाई कर दिया, इसका मतलब वक्शीय आयतन में कमी हो गई। वक्शीय आयतन में क्या हो गई? वक्शीय आयतन में कमी। वक्शीय आयतन में क्या हो गई? कमी हो गई। वक्शीय आयतन में क्या हो गई? कमी। अब जब वक्शीय आयतन में कमी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब डायफ्राम है, जो क्या है, जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रिलैक्स, मतलब डोम के आकार का। कैसा हो जाएगा? डोम के आकार का। डोम के आकार का बन जाएगा। अब डोम के आकार का हो जाएगा, और जो EICM है, इंटरकोस्टल जो है, इंटरकोस्टल मसल्स है, EICM में इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। जब ये भी रिलैक्स हो जाएगी तो आराम से है ये फुफ्फुसी दाब हाई हो जाएगा और वक्शीय आयतन में कमी हो जाएगी, और जो है ये CO2 बाहर चली जाएगी। इस प्रकार से ये बहिःश्वसन की क्रिया होती है। इस प्रकार से ये बहिःश्वसन की क्रिया होती है। ठीक है साथियों, ये अपने पढ़ा। तो यहाँ पर ऐसे कैसे दाब लगेगा? यहाँ पर पॉजिटिव दाब, कोई प्रकार की यहाँ पर अपने को प्रेशर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स, ठीक है ना, हो जाएगा। क्योंकि उसमें तो संकुचन करना पड़ा था, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तो छोड़ देना, आराम से धीरे धीरे जो है बहिःश्वसन की क्रिया हो जाएगी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जो गैसों का आदान प्रदान। किसकी बात करते हैं? गैसों का आदान प्रदान। अब गैसों का आदान प्रदान करते हैं बात, तो गैसों के आदान प्रदान में क्या बात होती है? थोड़ा ही अभी 5 मिनट का ही गैसों का आदान प्रदान में पढ़ेंगे, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान अपने किसके मध्य करना है? अपने को कूपिका क्षेत्र और रक्त के मध्य करना है। अब जो दूसरा अपन ने श्वसन के पद में देखा जो है गैसों का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान? जो गैसेज हैं उन गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान। अब गैसों का आदान प्रदान किन किन के मध्य होता है? गैसों का आदान प्रदान तो होता है, आपको ही पता है कि कूपिका क्षेत्र, इस कूपिका क्षेत्र से रुधिर के मध्य, इस रुधिर के मध्य कैसे होता है इसकी बात करते हैं। अब देखना, इसके मध्य होता है गैसों का आदान प्रदान सबसे ज्यादा कोशिकाओं से होता है। कहां से होता है? कोशिकाओं से होता है। अब कोशिकाओं से क्यों होता है? सबसे ज्यादा कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं से क्यों होता है? क्योंकि कोशिकाएं हैं वो इसका जो फेफड़ों का है, किसका? फेफड़ों का क्षेत्रफल बढ़ा लेती है। फेफड़ों का जो क्षेत्रफल है, वो एरिया है, उस क्षेत्रफल को क्या कर लेती है? क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। क्षेत्रफल को क्या कर देती है? वो बढ़ा देती है। इसी कारण क्या होता है, यहां से क्या हो जाता है? वो गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब देखना, अब इसमें बात करते हैं तो प्रमुख रूप से गैसों के आदान प्रदान के लिए अपन एक कूपिका को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? ये कूपिका को बनाते हैं। ये कूपिका है, ठीक है ना, ये कूपिका होगी। ये कूपिका के अंदर यहां पर ये हो गया। अब देखना, ये यहां से रक्त आया, क्या आया? रक्त आया। अब अपन रक्त की बात करें तो यहां पर ये है रक्त। ये क्या है? ये रक्त केशिकाएं हैं। क्या है? रक्त केशिकाएं, ठीक है। और ये क्या है? यहां पर ये है आधारीय झिल्ली। कौन सी झिल्ली है? ये आधारीय झिल्ली है। यहां पर है ये आधारीय झिल्ली, ये आधारीय झिल्ली है। और ये है कोशिका। ये कौन सी है? कोशिका। अंदर कोशिका है कि नहीं है? जहां पर गैसेज, बहुत सारी गैसेज आई हुई रहती है, तो कोशिका। और कोशिका है, ये तो है यहाँ पर कोशिका। और कोशिका बनी किससे होती है? कोशिका बनी होती है सरल सल की उपकला से। सरल सल की उपकला से बनी होती है, ठीक है। सरल सल की उपकला से बनी होती है। ये होती है आधारीय झिल्ली। कौन सी झिल्ली होती है? यहाँ पर ये होती है आधारीय झिल्ली। ये होती है आधारीय झिल्ली। और ये जब आधारीय झिल्ली होती है तो ये होती है जो रक्त केशिकाएं होती है। कौन सी होती है? रुधिर केशिका या रक्त केशिकाएं। इस रक्त केशिकाएं हैं, इस रक्त केशिकाओं का जो परत होती है इसको क्या कहते हैं? एंडोथेलिया। इसको कहते हैं एंडोथेलिया, ठीक है ना। तो अब देखना, गैसों के आदान प्रदान में प्रमुख रूप से 3 झिल्लियां कार्य करती है। कितनी झिल्लियां कार्य करती है? 3 झिल्लियां प्रमुख रूप से कार्य करती है। 3 झिल्लियां कार्य ऐसे करेगी कि ये तो एक तो है आधारीय झिल्ली, एक है कोशिका का जो सरल सल की उपकला, एक है रक्त केशिका, ये कार्य करेगी, ठीक है। और आपको पता है कि एक तो है गैसों का दाब,
जो है गैसों का दाब। अब दाब कैसे करेगा? दाब आपको पता है कि दाब है वो जब उच्च दाब से किस दाब से? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर काम करेगी। उच्च दाब से निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैसें गमन करेगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं, तो ये 3 झिल्लियां होती है, आधारीय झिल्ली, जो कोशिका की सरल उपकला और रक्त केशिकाओं की एंडोथेलियम। ये तीनों की थिकनेस है वो 1 नैनोमीटर से भी बहुत कम होती है। इसी कारण आराम से ये क्या है, गैसेज है वो पार हो जाती है और इसका जो आवागमन है वो आराम से हो जाता है। अब देखना, अब जो तीसरा प्रमुख है, ये तो है पहला दाब का, जो विसरण पे काम करता है। विसरण तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, विसरण का प्रमुख है। और इसमें है तीसरा है ये, दूसरा ये जो झिल्लियां काम करती है। और तीसरा है सोल्युबिलिटी। क्या है? जो है सोल्युबिलिटी। ये सोल्युबिलिटी कैसे काम करती है? घुलनशीलता। अब घुलनशीलता है, ये घुलनशीलता कार्बन डाइऑक्साइड की तो 20 से 25 गुना ज्यादा होती है, 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। तो जिसकी घुलनशीलता ज्यादा होती है उसकी विसरण दर भी क्या होती है? उसकी विसरण दर भी ज्यादा होती है, इसके समानुपाती होती है। क्या होती है? जो इसका विसरण दर है, ये विसरण दर भी क्या होगी? उच्च। जब विसरण दर उच्च होगी तो आराम से आपको पता है, जब विसरण दर उच्च है तो फिर ये है, ये कुपिका क्षेत्र से अपने वायु के अंदर बाहर की ओर ये इसका आवागमन हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपन ने गैसों का आदान प्रदान तक अपन ने बात की। जो गैसों के पद थे इसमें 2 पदों को अपन ने पढ़ लिया है। हाँ, तो साथियों अपन आगे जो इसका टॉपिक है इसको रेगुलर आगे रखेंगे अगली क्लास के अंदर। आपने इस क्लास का आनंद लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है।